हेलो एवरीवन, आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरुआत करता हूं और यह वीडियो सीटेट ओरिएंटेड है। सीटेट एग्जाम में सीडीपी से कैसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है गाइज। यह वीडियो देखने के बाद मैं आपको आशा दिलाता हूं कि यह आप 25 नंबर या 20 नंबर लेकर बैठ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। मात्र 20 मिनट के वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीडीपी का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में आज बता सकता हूं। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ हावर्ड गार्डनर, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं। फर्स्ट है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। शब्द से जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह वकील, पत्रकार, कवि बनते हैं। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है तार्किक गणितीय बुद्धि में। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अकाउंटर, बैंकर, साइंटिस्ट इत्यादि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि को कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना स्थानिक बुद्धि कहलाता है। जिन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि अधिक होते हैं वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि। क्या है शारीरिक गतिक बुद्धि में को समझ लिखा हुआ है बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि को कहते हैं। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है अभिनेता बनते हैं, अभिनेत्री बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। अंतर वैयक्तिक बुद्धि। क्या है अंतर वैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। यह इम्पोर्टेंट है। अंतर वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक बुद्धि और देखिए अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अंतर वैयक्तिक बुद्धि को याद रखिएगा आप, इंग्लिश में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः वैयक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, समझ रहे हैं ना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। और इंट्रापर्सनल में होता है इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। एक नेक्स्ट है प्रतिक्रियात्मक बुद्धि, इसको समझना है बाकी एंड करना है। तो इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान आदि बनते हैं। समझ रहे हैं ना। एक लास्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे साधु संत फिलोसफर बनते हैं। पूछेगा समझ रहे हैं ना। इसका आलोचना किया हुआ है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जाता है, माना जा सकता है क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट है फर्स्ट टॉपिक आज का लिखा हुआ पोर्टफोलियो। क्या है पोर्टफोलियो, तो आप समझिए बात को। लिखा हुआ पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करेगा, लिखा हुआ समझिए। पोर्टफोलियो एक प्रकार की क्या फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रहण होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे को एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रहण होता है। नेक्स्ट है इसी में बताते हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए नेक्स्ट इसी में है गाइज। क्या देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है क्या, इसमें बच्चों की उपलब्धि, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक व तथा सामाजिक जानकारी आदि। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। यही बात है पोर्टफोलियो। अगर इतना बात आप जानते हैं तो 1 नंबर आपको सीटेट में आसानी से आ सकता है गाइज। चलिए नेक्स्ट है रिकॉर्ड के बारे में समझ लेते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड को समझ लें। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एक होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड को समझिए, लिखा हुआ
इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, etc। अब पूछेगा कि बच्चे का बिहेवियर स्किल किस रिकॉर्ड में रखा जाता है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। नेक्स्ट है कम्युलेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक हो गया, अटेंडेंस हो गया, अचीवमेंट हो गया, राइट। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी CDP का। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग मेथड। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है कुछ समझने में या पढ़ने में, तो उसको कैसे समाधान करना चाहिए, तो पहले समझ लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लिखा हुआ। इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया जाता है, जैसे इसके स्टेप है समस्या को चुनना, समस्या के कारण, समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, समस्या का समाधान। नेक्स्ट है समाधान का व्यवहारिक प्रयोग, राइट। तो यही बात है। फिर तो आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है आगमन विधि। क्या है, आगमन विधि को कहते हैं इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि में जो है गाइज, आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। लिखा हुआ है क्या, इस विधि में सीधे अनुभव द्वारा तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि होता है। पूछेगा छात्र केंद्रित विधि कौन है, आगमन की निगमन, तो आगमन विधि जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देता है। और याद रखिएगा आगमन विधि जो होता है उदाहरण से नियम की ओर बढ़ता है। उदाहरण से पहले उस बच्चे को, जैसे देखिए टीचर पढ़ा रहा है मैथ, क्या पढ़ा, टीचर पढ़ा रहा है मैथ, तो पहले बच्चे को क्या कर देगा, उदाहरण देगा, उसके बाद नियम की ओर ले जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट है, इसी में है, याद रखना है आपको, क्या स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। समझ रहे हैं ना। अब निगमन विधि को देख लीजिए, यह दोनों इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में ट्रेंड होता है और अब की बार 20 अगस्त को भी होगा, मात्र तीन दिन बचा हुआ है। तो नेक्स्ट है निगमन विधि को इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। तो इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है, नियम का ज्ञान दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि जो है शिक्षक केंद्रित विधि है। समझ रहे हैं। यह विधि कैसा विधि है, शिक्षक केंद्रित। इसमें किस प्रकार से बढ़ता है, इसमें प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर बढ़ा जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं गाइज। तो यह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रगतिशील कक्षा। तो प्रगतिशील कक्षा के लिए आप टॉपिक याद रखिएगा। फर्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार। शिक्षा क्या है, शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन में ट्रेंड होता है गाइस, लिखा हुआ प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार। क्या, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बना है। पूछेगा प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा किसके लिए बना है, तो बच्चे के लिए बना है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में गाइज सीटिंग अरेंजमेंट टाइम टेबल फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन होना चाहिए। इसमें सहयोगिता पूर्ण अधिगम होता है। किसमें, प्रगतिशील शिक्षा में सहयोगितापूर्ण मतलब कोलैबोरेटिंग लर्निंग होता है। यह जितने भी दिया हुआ है सब पॉजिटिव टैगवर्ड है और यह ट्रेंड करेगा। अब एक और टॉपिक है, क्या, इसको देख लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। त्रिध्रुवीय प्रणाली में पहले टीचर आता है, फिर बालक आता है, फिर पाठ्यक्रम आता है। लिखा हुआ टीचर जो होता है स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और बालक होता है आश्रित चर मतलब आश्रित रहता है टीचर पर और पाठ्यक्रम पर, और जो पाठ्यक्रम है माध्यम चर होता है। और आपको याद रखना है भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजू भाई को जाता है। यह प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इतना ही है, यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। नॉम चोम्स्की, इनके बारे में समझिए। भाषा विकास का सिद्धांत इन्हीं से रिलेटेड है। लिखा हुआ है नॉम चोम्स्की जो है ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। समझ रहे हैं ना। नॉम चोम्स्की की मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस है जिससे बच्चा भाषा सीखता है।
बच्चे के माइंड में क्या है, एक डिवाइस है जिसका नाम है LED। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, ए का मतलब होता है एक्विजिशन, डी का मतलब डिवाइस, मतलब भाषा अधिग्रह यंत्र। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है, यानी जन्मजात होता है मतलब व्याकरण जो होता है बच्चे में जन्मजात होता है। कहते हैं कौन, नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। चॉम्स्की ने भाषा के कितने लेवल बताए हैं, 2। फर्स्ट है सतही संरचना, इसमें बच्चा सिर्फ शब्दों या ध्वनियों को जानता है लेकिन उनका अर्थ नहीं। गहरी संरचना में इसमें शब्दों के अर्थ को जानता है बच्चा, समझ रहे हैं ना। यही नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड है, आप इसको समझिएगा। और आपको वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी कौन दिए हैं, तो वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो रूस का, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए। लिखा हुआ है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे, देखिए वाइगोस्की कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। अब इनका जो है वाइगोस्की के 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट को आप जान लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा हम की बार सीटेट के लिए। लिखा हुआ है ZPD, इसका मतलब होता है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको समझिए, लिखा हुआ वास्तविक विकास, क्या वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। लिखा हुआ है क्या, वास्तविक विकास, क्या है वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग, इसी को कहते हैं पार, ढांचा या मचान। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मतलब एक आदमी है, बच्चे को देखिए साइकिल सिखा रहे हैं। पहले पीछे से पकड़ ले रहता है तो वह एक प्रकार का उसको जो है मतलब हेल्प देता है, उसके सहारे बच्चे तो मतलब सीखता है, समझ रहे हैं ना। यह स्कैफोल्डिंग का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब टीचर पेरेंट फ्रेंड। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब हमसे ज़्यादा जानने वाले, जैसे टीचर हो गया, पेरेंट हो गया, फ्रेंड हो गया, इसके ये समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, भाषा पर इनके विचार, किन के, वाइगोस्की के। लिखा हुआ इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। कह रहे हैं वाइगोस्की की भाषा और चिंतन शुरू में अलग होता है लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में क्या आती है, विचार। और लिखा हुआ भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। निजी भाषण, आंतरिक भाषण इसी को कहते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो यही रहा लेव वाइगोस्की से रिलेटेड। आई होप यह आप समझे होइएगा, तो 1 नंबर फिक्स। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। लिखा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड है। लिखा हुआ कोहलबर्ग के बारे में क्या लिखा हुआ है कि कोहलबर्ग अमेरिकी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता को इंग्लिश में कहते हैं मोरलिटी। यह वह गुण है, यह नैतिकता के बारे में आप देख रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, थोड़ा बड़ा इसको करते हैं और समझने का प्रयास। लिखा हुआ है नैतिकता यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। अब एक इसी में आता है हिंज की कहानी, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI है। तो देखिए हिंज की कहानी को थोड़ा समझिएगा अच्छे से तो अच्छा रहेगा। हिंज की कहानी फर्स्ट है नैतिक दुविधा, इसको कहते हैं मोरल डायलेमा। सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगा और नहीं करेगा तो उसका बीवी मर जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसके पास एक समस्या आ जाता है, हिंज का पत्नी बीमार है तो लिखा हुआ हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगा और नहीं करेगा तो उसका बीवी मरेगा। यह एक नैतिक दुविधा है, मोरल डायलेमा है। अब है नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना को समझिएगा गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है
नैतिक तर्कना को कहते हैं इंग्लिश में मोरल रीजनिंग। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चूड़ी को चुना। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हुए हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और समझिए। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अब अगला नेक्स्ट है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे को जीन पियाजे कहते हैं नन्हे वैज्ञानिक है और सक्रिय ज्ञान का निर्माता है। समझ रहे ना। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार में अलग होता है और न कि क्वांटिटी में। कहने का मतलब यह हुआ, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे अडल्ट से प्रकार में अलग सोचता है और मात्रा में जिस प्रकार से अडल्ट सोचेगा उस प्रकार से बच्चे सोचेगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे और लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पहला है अडेप्टेशन, इसको कहते हैं हिंदी में अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, एक होता है आत्मसातकरण एसिमिलेशन, इसको कहते हैं एसिमिलेशन को समझिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। देखिए, अगर बच्चा पहले से देखा है ये गांव वाला कुत्ता, अगर उसको ऐसा वाला कुत्ता दिखाइएगा ना तो वो कहेगा ये क्या है, मतलब कुछ अलग सोचेगा। तो यह पहला ज्ञान ही कुत्ता है और यह कुत्ता उसको दिखाया बता दिए तो वह पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ लिया, तो इसी को कहते हैं आत्मसातकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट है समायोजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं अकोमोडेशन। क्या है? अकोमोडेशन। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे बच्चा को दिखाया ये कुत्ता, तो बच्चा को अगर आप बिल्ली दिखा दीजिए या होता है उसको बैल दिखा दीजिए तो वह बच्चा बोलेगा कि यह भी कुत्ता है, बड़ा कुत्ता है। लेकिन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समझ, जैसे पहले देखा हुआ कुत्ता, बच्चे को दिखा दिए आप बैल, तो बैल को भी बच्चा बोलेगा कि कुत्ता है। तो बच्चा को मालूम नहीं है तो बच्चे को आप मालूम कर दीजिए, मतलब बता दीजिएगा तो बच्चा समझ जाएगा, तो उसी को कहते हैं अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में क्या है? संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा को समझिए। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। पियाजे का कहना है कि मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। समझ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्या? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना ही संगठन कहलाता है। अब एक बात याद रखना है, क्या? यह पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं। फर्स्ट है इन सेंसरी मोटर स्टेज, यह 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। समझ रहे हैं ना। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाती है। संवेदी पेशी अवस्था में जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाती है, यानी बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी कहीं से ढूंढ लेता है। समझ रहे हैं ना। यहाँ बच्चे हैं, बच्चे को दिखा दिए आप की, मतलब चाबी दिखा दिए, और वह चाबी कहीं पे आप नुका कर या चुरा कर रख दीजिए, बच्चा खोज लेगा उसको, क्योंकि बच्चे उस दिमाग में अपना पिक्चर बना लिया हुआ है। और दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाते हैं। जैसे साइकिल शब्द सुन के उसके माइंड में साइकिल का इमेज बन जाता है। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक यह अवस्था होता है। और इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। जैसे
जीववाद है। क्या है? जीववाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म। तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो जीववाद कहते हैं उसी को। नेक्स्ट है अहम केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। अब समझ लीजिए अपलटावी क्या है। अपलटावी इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मुद्रा, संपर्क, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। बच्चे को अब बच्चे के सामने आप रखिए 2000 का नोट और बच्चे के पास रखिए 1 टकिया 2 टकिया रुपया, तो बच्चा इसको चुनना पसंद करेगा, समझ, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कि क्या इसका मतलब वेट है, समझ रहे हैं ना। अब आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है केंद्रीकरण। क्या है? केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है आप समझिए, एक ही समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं, समझ रहे हैं ना। एक ही समय पर किसी वस्तु के केवल एक विशेषता पर ध्यान देना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। जैसे बच्चे को पेंसिल दे दीजिएगा तो बच्चे केवल पेंसिल से लिखेगा। अगर अब विकेंद्रीकरण में होता है क्या, एक ही समय में एक ही वस्तु से किसी समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान न दे पाना, समझ रहे हैं। मतलब आपके पास कलम है तो कलम से लिख भी सकते हैं, कलम से किसी को मार भी सकते हैं, तो वह आप एक ही चीज़ से 2 काम कर रहे हैं तो वह विकेंद्रीकरण होगा। नेक्स्ट है संरक्षण। क्या है कि अगर किसी वस्तु के साइज शेप में चेंज कर दे तो उनकी क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है तो इसको कहते हैं संरक्षण। जैसे एक बड़ा गिलास रहेगा, जैसे यह गिलास है, समझ रहे हैं ना, और यह एक थोड़ा चौड़ा गिलास है, तो बच्चे को इस दोनों में दीजिए, क्या ये लंबा है, ये मतलब पतला है और लंबा है, बच्चे में दोनों, इसमें थोड़ा रखिए पानी, इसमें ज़्यादा रख दीजिए, बच्चा इसको चुनना पसंद करेगा। जो बड़ा होगा तो बच्चे जो है क्वांटिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है, इसी को कहते हैं संरक्षण। अब नेक्स्ट स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अपोजिट है। एक इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, 7 से 11 वर्ष तक यह अवस्था होता है, बाकी उसमें जो चीज़ नहीं कर पाता था वह इसमें बच्चा करने लगता है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना एक किया हुआ है। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता में से अधिक बच्चा सीख सकता है। तो यही बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। इसको समझिए, सीखने में क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था है। जैसे इसमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज, आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है इससे 1 नंबर आपको आसानी से यह चैप्टर दे जाएगा आपको। फर्स्ट है डिसलेक्सिया। क्या है डिसलेक्सिया? अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज डिसलेक्सिया है तो उसको पढ़ने में संबंधित कठिनाई होगा, पढ़ने से संबंधित कठिनाई होगा। अगर डिस्ग्राफिया है तो लिखने से संबंधित कठिनाई होगा, जैसे लिख सही से नहीं पाएगा। ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ में लिखाता है तो ग्राफ से समझिएगा। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई। डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित समस्या होता है बच्चे को। कैलकुलिया देखिए लास्ट में कुलिया लिखा, कैलकुलेटर से याद रखिएगा। डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर कब चाहिए? जब हमको गणित में मतलब प्रॉब्लम होता है तब ना। तो डिसकैलकुलिया अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज रहेगा तो बच्चे गणितीय गणना से संबंधित समस्या बच्चे को होगा। डिसमोर्फिया। क्या है डिसमोर्फिया? भ्रम वाली स्थिति, बच्चे मोर और मुर्गा में अंतर नहीं कर पाते हैं। बच्चे मोर और मुर्गा में अंतर न कर पाता है तो डिसमोर्फिया लर्निंग डिसेबिलिटीज उनके पास होता है। नेक्स्ट है क्या है डिस्फेजिया, बोलने से संबंधित विकार को कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। डिस्थीमिया को कहते हैं तनाव से संबंधित। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं।